इसका इंट्रोडक्शन हम आपको करवा चुके हैं पिछले लेक्चर में, आपने लिख लिया होगा। ठीक है, आगे लिखिए आप इसमें बताना कार्नोट साइकिल। कोई भी कार्नोट साइकिल आपने बनाई थी, ये कार्नोट साइकिल आपने बनाई थी यहाँ पर, ठीक है, आपने बनाई थी ए बी सी डी करके बनाई थी, है ना? इस तरह से साइकिल बनाई थी आपने ए बी सी और डी। एक तो कार्नोट साइकिल ये हो सकती है, अगर चाहो तो दूसरी भी तो हो सकती है, डी ई और एफ, या और चाहे तो और कार्नोट साइकिल बना सकते हैं। तो हम कई कार्नोट साइकिल की बात करेंगे यहाँ पर, एक इसकी करेंगे, फिर इसकी करेंगे, एक जनरल की कर लेंगे, ठीक है। और किसकी पर बात करना है हमें? एंट्रोपी। लिख लीजिए थोड़ा सा बताना, कार्नोट साइकिल ए बी सी डी के लिए, कार्नोट साइकिल ए बी सी डी के लिए T1 टेम्परेचर पर, ए बी सी डी के लिए T1 टेम्परेचर पर A से B तक, ये पद कौन सा? A से B तक साइकिल में आप देख सकते हैं, A से B तक, A से B तक के लिए अवशोषित ऊष्मा, A से B तक के लिए अवशोषित ऊष्मा Q1 है। कितनी है? Q1 है। Q1 ठीक है। कितना है T1 टेम्परेचर पर? T1 टेम्परेचर पर A से B तक के अब ये अवशोषित ऊष्मा की मात्रा कितनी बताई आपने? Q1 है। तथा T2 टेम्परेचर पर C से D तक रिलीज्ड एनर्जी, रिलीज मतलब उत्सर्जित ऊर्जा, रिलीज्ड एनर्जी Q2 हो, तो Q2 हो तो कार्नोट साइकिल के अनुसार, Q2 हो तो कार्नोट साइकिल के अनुसार, कार्नोट साइकिल के अनुसार Q1 अपान T1 इक्वल टू, सॉरी Q1 अपान Q2 अपान Q1 करना, Q2 अपान Q1 इक्वल टू T2 अपान T1, या Q2 अपान T2 इक्वल टू Q1 अपान T1। इसे इक्वेशन कितना कर देना? कार्नोट साइकिल के अनुसार बताया आपने Q2 अपान Q1 इक्वल टू T2 अपान T1, या Q2 अपान T2 इक्वल टू Q1 अपान T1, ठीक है। जब हमने एक कार्नोट साइकिल की बात की, A से B और C से D, यहाँ T1 टेम्परेचर माना है, यहाँ T2 टेम्परेचर माना है, यहाँ अवशोषित ऊष्मा की मात्रा कितनी बताई? Q1, और यहाँ से यहाँ तक रिलीज एनर्जी, रिलीज मतलब उत्सर्जित ऊर्जा हमने Q2 बताई, एक कार्नोट। अब हम दूसरी कार्नोट साइकिल की बात करेंगे, ठीक है, नीचे लिख देना। इसी प्रकार कार्नोट साइकिल कौन सी दूसरी ले रहे हैं हम लोग? C D E F के लिए, C D E F के लिए T2 टेम्परेचर पर अवशोषित ऊष्मा की मात्रा, T2 टेम्परेचर पर अवशोषित ऊष्मा की मात्रा Q2 कितनी ये रहेगी आपकी? T2 टेम्परेचर पर अवशोषित ऊष्मा की मात्रा Q2 है, तथा T3 टेम्परेचर पर, अब कितना टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने तीसरे में? T3, तथा T3 टेम्परेचर पर
उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा, उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा कितनी करते हैं? Q3, Q3 हो तो कार्नोट साइकिल के अनुसार, तो कार्नोट साइकिल के अनुसार कितनी हो जाएगी? देखो ध्यान से, या था Q2 अपान Q1 था, या कितना हो जाएगा आपका? Q3 अपान Q2 इक्वल टू, या कितना था? T2 था, तो या कितना हुआ? T3 अपान T2, या कितना करते हैं आप? Q3 अपान T3 बराबर Q2 अपान T2। तो वैल्यू कैसे आ रही है? कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। चाहे अदर साइकिल का भी उपयोग करें तो 2 की है तो Q2 अपान T2 आया, यहाँ पर Q3 अपान T3। अगर एक साइकिल का उपयोग 2 करेंगे तो T3 और T4 हो जाएगा यहाँ पर, और Q4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? Q4 अपान T4 आ जाएगा। यानी हमेशा कैसी वैल्यू रहेगी? कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। नीचे लिखिए आप लोग, कितना इक्वेशन करके इसको फर्स्ट किया, इसको सेकंड करेंगे। आप लिखना इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से नीचे लिख दो। Q1 अपान T1 बराबर किसके हो सकता है? Q2 अपान T2 बराबर Q3 अपान T3। अगर एक और साइकिल का उपयोग करते तो Q4 अपान T4 हो जाता है, यानी कांस्टेंट वैल्यू रह रही है आपकी। बराबर कांस्टेंट लिख देंगे, बराबर कांस्टेंट। इसे इक्वेशन थर्ड कहते हैं, इसे इक्वेशन थर्ड। नीचे लिख दो। सामान्यतया यदि एक एडियाबेटिक से, सामान्यतया यदि एक एडियाबेटिक साइकिल से, सामान्यतया यदि एक एडियाबेटिक कर्व घटना, साइकिल नहीं कर्व, सामान्यतया यदि एक एडियाबेटिक कर्व से T टेम्परेचर पर, अब T1 T2 नहीं लिया, क्या कर दिया? T टेम्परेचर पर अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा, अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा Q हो, कितनी हो? Q हो, तो देखो भाई ध्यान से, तो कितना करते हैं हम? इसको Q कर दिया, Q1 Q2 Q3 को, और T1 T2 T3 क्या कर दिया हमने? कैपिटल T कर दिया, इसको कैपिटल Q कर दिया। तो कितना हो जाएगा आपका? ध्यान दीजिए आप लोग, Q अपान T इक्वल टू कांस्टेंट। इसे इक्वेशन कितना करते हैं? 4। ठीक है भाई। अब बताना यदि कांस्टेंट रेशियो, यदि कांस्टेंट रेशियो, ये कांस्टेंट रेशियो है आपको, यदि कांस्टेंट रेशियो में लिखना Q अपान T, यदि कांस्टेंट रेशियो Q अपान T दो एडियाबेटिक कर्व द्वारा, दो एडियाबेटिक कर्व द्वारा प्रदर्शित, दो एडियाबेटिक कर्व द्वारा प्रदर्शित दो अवस्थाओं के मध्य, दो अवस्थाओं के मध्य एंट्रोपी में परिवर्तन कहलाता है। कर्व द्वारा प्रदर्शित दो अवस्थाओं के मध्य एंट्रोपी में परिवर्तन कहलाता है। एक बार फिर देख लीजिए, यदि कांस्टेंट रेशियो Q अपान T, यदि कांस्टेंट रेशियो Q अपान T दो एडियाबेटिक कर्व द्वारा प्रदर्शित हो, तो दो अवस्थाओं के मध्य एंट्रोपी में परिवर्तन कहलाता है, जिसे निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं।
जिसे निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। एंट्रोपी की परिभाषा लिखनी है आपको, Q upon T याद रखिए, ठीक है भाई। इसे लिख दो, पदार्थ का इन्वर्टेड कॉमा लिखना, पदार्थ का वह ऊष्मीय गुण, सही से लिखना, पदार्थ का वह ऊष्मीय माने थर्मल, ऊष्मीय माने हाँ ऊष्मीय गुण जो एडियाबैटिक परिवर्तन में, जो एडियाबैटिक समझ लेते हैं जिसमें Q कांस्टेंट रहता है, रुद्धोष्म प्रकरण होता है, जो एडियाबैटिक चेंजेज में माने परिवर्तन, जो एडियाबैटिक चेंजेज में हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, एंट्रोपी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? एंट्रोपी कहलाता है। रहेगा यार? चाहो दोबारा देख सकते हो आप। पदार्थ का वह ऊष्मीय गुण जो एडियाबैटिक चेंजेस माने परिवर्तन में हमेशा कांस्टेंट रहता है, एंट्रोपी कहलाता है। ठीक है, और एंट्रोपी को काय से डिनोट करते हैं? एंट्रोपी को लिख देना, एंट्रोपी को कैपिटल एस या डीएस या डेल्टा एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एंट्रोपी को एस से कह सकते हैं, कैपिटल एस या डीएस या डेल्टा एस से प्रदर्शित करते हैं। अब नीचे लिख देना, आपको बताना यदि कार्नोट साइकिल को, यहाँ तो हमने केवल दो की बात की थी, अब हम डिफरेंट कार्नोट साइकिल ले सकते हैं। तो यदि कार्नोट साइकिल को छोटे छोटे कई कार्नोट साइकिल में, यदि कार्नोट साइकिल को छोटे छोटे कई कार्नोट साइकिल में, कई कार्नोट साइकिल में डिवाइड किया जाए, डिवाइड किया जाए तो टोटल साइकिल के लिए, डिवाइड किया जाए तो टोटल साइकिल के लिए लिख देना, समेशन का साइन लगाना, ठीक है, समेशन साइकिल Q रिवर्सिबल लिख देना अपॉन T इक्वल टू 0। अगर यहां पर हम कई ले लें, जैसे यहां पर हमने दो लिया था साइकिल और साइकिल की, अब हम दुनियादार के लिए कई से लेंगे, मतलब और बढ़ा लेंगे, ठीक है भाई। यहाँ साइकिल कितनी है? दो लिया था, अब इन्होंने कह दिया विभिन्न ले ले, एक और ले ले, एक और ले ले करके कितना हो जाएगा? EF GH IJ, तो डिफरेंट अगर आ जाए साइकिल से तो कितनी प्राप्त हो जाएगी? समेशन साइकिल इनटू Q रिवर्सिबल अपॉन T इक्वल टू 0। ये एंट्रोपी के लिए आ जाएगा इक्वेशन। फिर नीचे लिखना, यदि सिस्टम डिफरेंट टेंपरेचर पर, यदि सिस्टम डिफरेंट टेंपरेचर पर स्टेज फर्स्ट से, स्टेज फर्स्ट मतलब वन, स्टेज फर्स्ट से स्टेज सेकेंड में जाता है, स्टेज माने अवस्था, स्टेज फर्स्ट से स्टेज सेकेंड में जाता है तो एंट्रोपी में परिवर्तन, तो एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी फाइंड आउट किया था, एस से किया था आपने, तो कितना करते हैं? फर्स्ट से सेकेंड में जा रहा है तो कितना? ES2 माइनस ES1 इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T। या कितना करते थे बाजार से? डेल्टा एस कर सकते हैं,
का क्या डेल्टा लिख देते हैं, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ये एंट्रोपी के लिए इक्वेशन आ गया आपका, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। S2 अपॉन S का नहीं है, एंट्रोपी को डिनोट हमने किया था S से, और स्टेज फर्स्ट से सेकंड जा रहा है तो चेंज कितना हो जाएगा, S2 माइनस S1 इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T, या डेल्टा S इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T। ठीक है, लेकिन कर देना, लेकिन अनंत सूक्ष्म प्रोसेस में, लेकिन अनंत सूक्ष्म प्रोसेस में, अनंत सूक्ष्म प्रोसेस में उपरोक्त इक्वेशन को, अनंत सूक्ष्म प्रोसेस में उपरोक्त इक्वेशन को निम्न प्रकार लिखते हैं। इसी को कैसे लिखेंगे डेल्टा एस को, अनंत सूक्ष्म अगर प्रोसेस है तो ds लिख देंगे, कितने लिखेंगे, ds इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल, डेल होगा ये, फिर क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। एक इक्वेशन ये भी बन जाए, ये है आपका अनंत सूक्ष्म प्रोसेस के लिए। अनंत सूक्ष्म प्रोसेस के लिए कितना होता है एंट्रोपी, ds इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। जहां बता दीजिए क्यू रिवर्सिबल क्या चीज है, नीचे लिख दो, आगे लिखना आप लोग, क्यू रिवर्सिबल टी टेम्परेचर पर, क्यू रिवर्सिबल क्या चीज है ये बताना है आपको, क्यू रिवर्सिबल टी टेम्परेचर पर रिवर्सिबल रूप से, टी टेम्परेचर पर रिवर्सिबल रूप से, रिवर्सिबल समझ लेंगे, उत्क्रमणीय रूप से, रिवर्सिबल रूप से अवशोषित ऊष्मा की मात्रा है, रिवर्सिबल रूप से अवशोषित ऊष्मा की मात्रा है। आगे लिख लेना, बताना रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस जब सिस्टम, रिवर्सिबल प्रोसेस जब सिस्टम स्टेज फर्स्ट से स्टेज सेकेंड में जाता है, स्टेज फर्स्ट से स्टेज सेकेंड में जाता है, तो एंट्रोपी परिवर्तन को, तो एंट्रोपी परिवर्तन को निम्न प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। एंट्रोपी परिवर्तन को निम्न प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेज फर्स्ट से स्टेज सेकंड गया तो इंटीग्रेशन करना है 1 से 2 पर, ds इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, कितना आ जाएगा, या करके लिख देना s2 माइनस s1 इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना स्टेज फर्स्ट से 2 में डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, या कितना करते हैं डेल्टा एस करते हैं इसको, या डेल्टा एस इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। कब है, जब प्रोसेस रिवर्सिबल, ये कब आएगा, जब कसम बताया व्हेन प्रोसेस इज रिवर्सिबल, हाँ रिवर्सिबल, यानी जब प्रोसेस रिवर्सिबल है तो एंट्रोपी में परिवर्तन कितना आया, डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रेशन स्टेज फर्स्ट से स्टेज सेकंड में डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी है। एक बार अब नंबर 2 कर देना, इसी में या नहीं मैच कर दो ना, जब प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, आप कैसा हो जाएगा, अब बताया है जब प्रोसेस, पहले
सिविल हो तो अब जहां पर इक्वल किया था ग्रेटर देन करना है, ठीक है, क्या करना है, ग्रेटर देन। स्टेज फर्स्ट स्टेज जा रहा है आपका इंटीग्रेशन करना है, स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड डीएस ग्रेटर देन कितना करना है, ग्रेटर देन इंटीग्रेशन स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, या कितना लिखते हैं es2 माइनस s1 ग्रेटर देन डेल क्यू रिवर्सिबल टी, या डेल्टा s ग्रेटर देन इंटीग्रेशन कितना होगा 1 से 2 स्टेज में जा रहा है डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ये किसके लिए आ गया आपका, ए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो रिवर्स प्रोसेस क्या था, बराबर था, और ए रिवर्स कितना हो जाएगा ग्रेटर देन, यानी बढ़ गई एंट्रोपी का मान बढ़ गया। हां भैया दोबारा लिखनी है, पहले रिवर्स बताया था, ए रिवर्स बता दिया, आपको तो कॉपी पे भी लिखना है ना। कुछ नहीं चेंज करना साइन आपको, ठीक है। अब क्या करना है, जनरल प्रोसेस के लिए ना रिवर्सिबल हो ना इरिवर्सिबल हो, कैसा हो, जनरल। नीचे लिख दो, जनरली किसी भी प्रोसेस के लिए, जनरली किसी भी प्रोसेस के लिए चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, कितना कर दें, डेल्टा एस, देखो ग्रेटर देन है, इक्विवेलेंट भी है, एक प्रोसेस पे रहता इक्विवेलेंट था, दूसरे पे रहता ग्रेटर देन, दोनों साइड लगाना है किसी प्रोसेस के लिए, डेल्टा एस ग्रेटर देन इक्विवेलेंट इंटीग्रेशन 1 से 2 स्टेज में, और कितना था डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये किसी भी प्रोसेस के लिए है, या es2 माइनस s1 इक्वल टू डेल्टा s बराबर 0, सो बराबर ग्रेटर देन, हां ग्रेटर देन इक्विवेलेंट 0। ग्रेटर देन इक्विवेलेंट 0। अतः नीचे लिखना है आपको, अतः एडियाबैटिक परिवर्तन के दौरान, अतः एडियाबैटिक परिवर्तन के दौरान, एडियाबैटिक परिवर्तन के दौरान यदि परिवर्तन, हाँ दौरान यदि परिवर्तन इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल कैसे लिखते हैं, आई डबल आर होता है, ए रिवर्सिबल ऐसा हो, अनुत्क्रमणीय हो, उत्क्रमणीय ना हो, कैसा हो, अनुत्क्रमणीय हो, तो सिस्टम की एंट्रोपी में परिवर्तन, तो सिस्टम की एंट्रोपी में परिवर्तन बढ़ता है। क्लियर हो गई बात, अभी ग्रेटर देन साइन लगाया था, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो एंट्रोपी में परिवर्तन का मान कैसा होगा, बढ़ेगा, और यदि सिस्टम रिवर्सिबल हो, और यदि सिस्टम रिवर्सिबल हो तो एंट्रोपी में परिवर्तन का मान घटता है। नहीं घटता का बराबर आता है, सही करो, तो एंट्रोपी में का मान कांस्टेंट रहता है, तो एंट्रोपी में परिवर्तन का मान कांस्टेंट रहता है, कम नहीं करना, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका यूनिट निकालनी है, किसकी, एंट्रोपी की। डेफिनेशन हो गई आपकी, अब क्या निकालना है, यूनिट, डाल दो यूनिट ऑफ एंट्रोपी, पूछी गई कई बार, यूनिट ऑफ एंट्रोपी
डेल्टा एस इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ये ट्रॉपिकल इक्वेशन है, आपको इसी से निकालना है हमें। डेल्टा एस इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अब क्यू रिवर्सिबल क्या है? चेंज ऑफ एनर्जी है। टी क्या चीज है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, क्या लिखते हैं? डेल्टा एस इक्वल टू चेंज ऑफ एनर्जी, चेंज ऑफ हीट कहते हैं, चेंज ऑफ हीट। और टी क्या चीज है? एब्सोल्यूट है भाई, परमता, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चेंज ऑफ हीट का करते हैं लोग जूल, इसकी क्या यूनिट होती है? जूल। और टेम्परेचर की टी सॉरी केल्विन, परम शून्य ताप है केल्विन। कितना हो जाएगा? जे के इनवर्स लिखते हैं, चाहिए वाले बना लो और चाहे, ठीक है भाई। तो कितनी यूनिट आ गई? कैसे निकाला आपने? ये चेंज ऑफ हीट है, ये क्या है? टेम्परेचर है, और हीट कितना होता है? जूल होती है, और ये केल्विन टेम्परेचर। तो जे के हो गए जाके, या जे के इनवर्स लिख दिया, निकाल नहीं सकते। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बराबर चीजें यहाँ बराबर नहीं होनी चाहिए। ये तो जे अपन के लिखते हैं, ये जे के इनवर्स। नीचे लिख देना फिर आगे, पुनः डेल्टा एस, पुनः डेल्टा एस एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पढ़ चुके आप लोग। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव मतलब एडिशनल। क्यों भाई? एक्सटेंसिव मतलब एडिशनल। पुनः डेल्टा एस एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अतः डेल्टा एस का मात्रक, अतः डेल्टा एस लिखते हैं ब्रैकेट में, एस का इधर बात तो एक ही प्रॉपर्टी है। डेल्टा एस का मात्रक जे के इनवर्स, कितना मान लिया? ध्यान देना, कितना था पहले? जे के इनवर्स था, मोल इनवर्स और जुड़ जाएगा। कितनी इसकी यूनिट आ गई आपकी? जे के इनवर्स मोल इनवर्स, जे के इनवर्स मोल इनवर्स। तो चाहे जे के इनवर्स लिख देना, चाहे मोल इनवर्स लिख दो, दोनों एक ही बात रहेगी।